हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस टॉपिक में हमने हिंदी भाषा का परिचय, हिंदी भाषा का उद्भव किस तरह से हुआ है, भाषा, उपभाषा, बोलियाँ, लिपि, इसके बारे में डिस्कस किया है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, विजिट माय चैनल और अच्छे से एग्जाम के लिए इस टॉपिक को कवर कर दीजिए। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में, देखेंगे स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में हम बात करेंगे, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है। तो ये डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए, भाषा क्या है। विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं। तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो है आपकी ध्वनि। देखिए, जैसे अ मैं बोल रही हूँ तो अ क्या एक साउंड है, लेकिन जब हमने इसको लिख लिया है तो ये क्या है, एक वर्ण बन जाता है। तो भाषा का सबसे छोटा रूप ध्वनि है। तो ध्वनि को जब हम लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो वो वर्ण बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो एग्जाम पर्पज से यही क्वेश्चन बनता है कि भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, या फिर आप ध्वनि कह सकते हैं या आप वर्ण कह सकते हैं। जो भी ऑप्शन में होगा वो आप सही टिक कर सकते हैं। ध्वनि भी सही है और वर्ण भी आपका सही है। वर्ण आपका ऐसा रूप होता है जिसके आप आगे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। वैसे तो हम बोलते हैं कि स्वर आपके 11 है, व्यंजन आपके 33 है, कुल मिलाकर आपके जो है 44 आपके वर्ण हो जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। लेकिन एग्जैक्ट आपके जो है मूल रूप से आपके 44 है, लेकिन जो आपके कुल वर्णों की अगर हम बात करें तो ये आपके 52, जिसमें कि 52 आपके जो है पूरे वर्ण हो जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो उसे हम जो है वर्ण समूह कहते हैं। तो अगर हम बात करें स्वर की बात करें तो कुल आपके पास 11 स्वर होते हैं, जिसमें कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके जो है 11 स्वर है। व्यंजनों की बात करें तो परंपरागत रूप से आपके ट्रेडिशनली अगर हम बात करें 33 व्यंजन हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये आपके 39 व्यंजन है। और इस तरह से आपके जो है 52 टोटल वर्ण हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं आइए डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन को जानते हैं कि किस तरह से हम जो है वर्णों को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के 2 भेद है। ये क्वेश्चन बनता है स्वर एवं व्यंजन, ये वर्ण के 2 भेद हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें स्वर की बात करें तो स्वर क्या है, तो देखिए स्वर होता है जिनको हम बिना किसी व्यंजनों की सहायता से बोलते हैं। तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता से हम के बिना हम करते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो हिंदी भाषा में ये टोटल 11 स्वर है, जिसमें कि हम क्लासीफाई करते हैं हरस्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है एवं प्लुत स्वर होता है। 3 इसके जो है भेद है, हरस्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अगर हम बात करें यहीं पे हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। हरस्य स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम हरस्य स्वर कहते हैं। और ये संख्या में 4 होते हैं, अ, इ, उ और री। ये आपके हरस्य स्वर है। इन्हें आप जो है लघु वर्ण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। इन्हें हम हिंदी में द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, गुरु वर्ण भी इन्हें कहा जाता है। ये संख्या में 7 होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 7 + 4 आपके 11 जो है आपके टोटल स्वर हो जाते हैं, स्वरों की संख्या हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 आपके पास स्वर है। स्वर के भेद आपके हरस्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम हम प्रोनाउंस करते हैं ना, तो ओम को अगर हम ऐसे लिखते हैं ओम, तो इसको हम जो ओ इस तरह से पढ़ते हैं तो ये आपका प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यंजन की। तो देखिए परंपरागत रूप से तो आप 33 व्यंजनों की बात करेंगे कि 33 आपके पास व्यंजन है, लेकिन आप जो है आपके एग्जाम पर्पज से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि कुल आपके पास अब जो है कितने व्यंजन है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपके पास 39 हो जाता है। किस तरह से होता है इसको हम समझते हैं। देखिए व्यंजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, व्यंजन की हम यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं। व्यंजन में देखिए, व्यंजन की हम बात करें तो सबसे पहला आपका स्पर्श व्यंजन आता है। स्पर्श व्यंजन क्या है आपका, इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो क से लेकर जो क्वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, तो क्वर्ग से लेकर आपका पुवर्ग वर्ग तक ये सभी आपका जो है स्पर्श व्यंजन हो जाता है। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजन की संख्या आपके पास 25 हो जाती है। क्वेश्चन भी आता है स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपके पास 25 होते हैं। क्या, स्पर्श व्यंजन। क्वर्ग से लेकर आपका पुवर्ग वर्ग आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है।
उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि इसमें से आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो य र ल व क्या है आपके पास, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या आपके पास 4 होती है। इस तरह से हम यहाँ पे काउंट करते रहेंगे। स्पर्श व्यंजन आपके पास 25 है, अंतस्थ व्यंजन आपके पास 4 है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, मतलब जिसमें ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है, थोड़ी सी ज़्यादा हवा इसमें लगती है। तो श श स ह, तो ये 4 आपके पास ऊष्म व्यंजन है, तो काउंट करते जाएंगे। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये भी आपके पास 4 होते हैं, क्ष त्र ज्ञ श्र, तो ये आपके पास 4 है। और उसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आपका जो होते हैं 2 होते हैं, ड़ और जो ड़ है, पढ़ाई वाला ड़ है, सड़क वाला ड़ है, ये आपके 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम कुल मिलाकर इनको जो है ऐड करते हैं तो ये आपके 39 आपके पास जो है व्यंजन हो जाते हैं। तो ये आपके व्यंजनों की कुल संख्या है। 25 आपके पास स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, द्विगुण व्यंजन 2 है। कुल व्यंजन आपके पास 39 है, 11 स्वर है, 2 अयोगवाह है। अयोगवाह क्या कौन कौन सा है आपके पास, अंग, देखो अंग और जो आपका ए है ये आपके पास अयोगवाह है। स्पर्श व्यंजन क से लेकर जो क्वर्ग है, च्वर्ग ट्वर्ग त्वर्ग पवर्ग, क से लेकर जो आपका प वर्ग है, मतलब क्वर्ग ट्वर्ग त्वर्ग च्वर्ग पवर्ग, ये सारा आपका जो है स्पर्श व्यंजन में आता है। अंतस्थ में आपका य र ल व आएगा, इसमें लिख लेते हैं य र ल और व, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन आपका जो है श श स ह, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये क्ष त्र आपका ज्ञ और श्र, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ड़ सड़क वाला ड़ और जो पढ़ाई वाला ढ है, ये आपका द्विगुण व्यंजन है। इस तरह से कुल मिलाकर आपके 39 व्यंजन है, 39 व्यंजन है, 11 स्वर है, 2 अयोगवाह है, ठीक है, और कुल मिलाकर आपके पास 52 वर्ण है। तो इस तरह से जो है वर्णों की कुल संख्या आपके पास 52 हो जाती है, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये तो चलो हमने डिस्कस कर लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी को डिटेल आपने लिखना है, मेंशन करना है तो आप लिख सकते हो। स्वर क्या है, देखिए स्वर वोवल क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं जिनका उच्चारण आप बिना किसी अन्य ध्वनियों के साथ करते हैं, उन्हें आप स्वर कहते हैं। कुल स्वर कितने हैं, 11 है। हरस्य स्वर 4 है, अ ई उ री आपके लघु वर्ण कहलाते हैं, हरस्य स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर में आप जो है इसे गुरु वर्ण भी कहते हैं, और आप इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी इन्हें कहा जाता है, और ये संख्या में 7 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजनों में हमने देखा कि कुल व्यंजन जो है आपके पास 39 है। परंपरागत रूप से आपके जो है ये आपकी 33 संख्या मानी जाती है, मूल संख्या आपकी 33 मानी जाती है। वैसे जो है आपके व्यंजनों की संख्या 39 है। तो जिसमें कि स्पर्श व्यंजन की हम बात कर रहे थे। स्पर्श व्यंजन क्या है आपके पास, क से लेकर म तक के जितने भी व्यंजन हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है, जैसे क ख ग घ अंग। इस वर्ग में क सबसे पहला वर्ण है, तो इसलिए इस वर्ग को क्वर्ग कहा जाता है। सेकंड आता है च छ ज झ य, इसमें पहला अक्षर जो है, पहला वर्ण आपका च है, इसलिए इस वर्ग को च्वर्ग वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ट ठ ड ढ ण, तो इसका जो पहला वर्ण है ये ट है, इसलिए इस वर्ग को इसका जो है ट्वर्ग कहा जाता है। त थ द ध न, ये आपका जो है त्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ ट्वर्ग है, ये आपका त्वर्ग आएगा। ये जो है आपका प वर्ग है, तो इसमें जो है आपका वर्ग इसको कहा जाता है। तो क वर्ग को क्वर्ग कहेंगे, च वर्ग को च्वर्ग कहेंगे, ट वर्ग को त्वर्ग कहेंगे, त वर्ग को त्वर्ग कहेंगे, प वर्ग को हम इसको पवर्ग कहेंगे। इस तरह से हम इसको जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, और कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपके पास 25 हो जाती है। तो अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें तो मुझे लगता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे उच्चारण स्थान क्या है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आगे हम समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, मतलब श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। य र ल व, देखिए य र ल व, तो इसमें किसी बिना रुकावट के हम इन वर्णों को बोल पा रहे हैं, तो और बीच में ये वर्ण आते हैं, इसलिए हम इन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व, ये 4 वर्ण है जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसी जो ये अंतस्थ व्यंजन है, इसी में अगर हम बात करें य और व की, अगर हम बात करें तो इन्हें हम अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। य और व की बात करें तो अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं र की बात करते हैं तो इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मतलब जो है ध्वनि जो होती है लुंठित होती है, जीभ की नोक वत्सर्य को एक से ज़्यादा बार छूती है र, इसलिए हम इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। ल को हम जो है पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना पता होना चाहिए कि य र ल व आपके अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन कौन सा है आपके पास। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपके पास 4 है। ये आपके पास श श स ह, ये 4 आपके पास जो है ऊष्म व्यंजन है।
जिसको हम संघर्षीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपके पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये आपके पास क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इसमें भी 4 कुल आपके पास संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, इस तरह से देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि जो क्ष है, क्ष को आप किस तरह से जो है मिलकर बना है, क्ष कैसे बना है। देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं क हलंत लगा, मतलब क आधा है, श अगर इसमें आधा हम करते हैं तो क्ष, अ इसमें जो है पूरा है, तो इस तरह से जो है क्ष का निर्माण हुआ है। अदरवाइज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क आधा है, श को हम जो है पूरा लिख सकते हैं, तो हलंत नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है क्ष का निर्माण हुआ है, त्र का सेम हुआ है। त्र का देखो हमने यहाँ पे इस तरह से भी लिखा है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, त आधा, र आधा लिख सकते हैं, और अ हम इसको जो है पूरा लिख सकते हैं। इस तरह से आपका त्र बना है। ज्ञ किस तरह से बना है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, और श्र किस तरह से बना है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये भी आपका जो है क्वेश्चन बनता है। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या आपके पास 4 है। उष्म व्यंजन भी आपके पास 4 है, अंतस्थ व्यंजन भी आपके पास 4 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, जिसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये आपकी सड़क वाला जो ढ़ है, और सीढ़ी वाला या फिर हम पढ़ाई वाला जो ढ़ है, ये आपके पास 2 वर्ण है जिसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। यहाँ पे जो घोष का अर्थ होता है, इसका मतलब है कि स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। तो ध्वनि का कंपन कहाँ पर होता है, किन वर्णों के साथ होता है। तो अघोष में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। कोई जो है कंपन उत्पन्न नहीं हो रही है, बिना कंपन के हम जो है वर्णों का उच्चारण कर पा रहे हैं, तो वो आपका अघोष व्यंजन होता है। सघोष व्यंजन होता है जहाँ पर हमें उनके उच्चारण को करने में कंपन उत्पन्न होती है, उसे हम सघोष जो है व्यंजन कहते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका अघोष व्यंजन है। ठीक है, अघोष व्यंजन में आपका जो कंपन है वो उत्पन्न नहीं होती है। तो इसमें हर वर्ग का जितना भी आपने देखा है, क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पोवर्ग, तो जितने भी वर्ग आपने देखे हैं, उसमें हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, मतलब क और ख, इसमें कोई आपके जो है कंपन उत्पन्न नहीं हो रही है, इसलिए हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपका अघोष व्यंजन होगा, क्योंकि कोई भी जो है कंपन उत्पन्न नहीं हो रही है। जैसे ट वर्ग है, ट, ठ, तो जो ट और ठ 2 वर्ण है, पहले जो 2 वर्ण है, ये आपके अघोष व्यंजन है। तो अगर हम बात करें हर वर्ग का जो दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका जो है सघोष व्यंजन होता है। जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होती है, वो आपका सघोष व्यंजन कहलाता है। तो इसमें आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों व्यंजन, तीनों जो वर्ण होते हैं, ये आपके सघोष जो है व्यंजन कहलाएंगे, क्योंकि इसमें इन व्यंजनों का उच्चारण जब आप करते हैं तो आपके स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होती है। तो जैसे अगर हम क वर्ग की ही बात करते हैं, हम लिख लेते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। तो क और ख इसमें देखो उत्पन्न नहीं हो रही है, कोई भी कंपन नहीं हो रही, इजीली हम बोल पा रहे क, ख, ग, घ, ng। देखिए, तो कोई कंपन उत्पन्न हो रही है, इसलिए जो ग है, घ है, अंग है, ये आपका जो है सघोष व्यंजन कहलाता है। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन आपका सघोष व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी आपके स्पर्श व्यंजन है, इसमें जो पहला और दूसरा वर्ण है, ये आपका अघोष व्यंजन है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वर्ण आपके सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सघोष व्यंजन क्या है और अघोष व्यंजन क्या है। तो पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष व्यंजन है, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। तो अगर हम बात करें तो अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, इसके 2 भेद हैं। प्राण का मतलब है कि कितने प्राण निकल रहे हैं, कितनी हवा निकल रही है, कितनी सांस आप जो है किसी वर्ण का उच्चारण करने के लिए आप निकाल रहे हो। अल्प प्राण मतलब थोड़ी सी हवा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा प्राण इस्तेमाल कर रहे हैं वर्णों के उच्चारण में। महाप्राण मतलब ज़्यादा हवा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं व्यंजन के उच्चारण स्थान में। तो अल्पप्राण व्यंजन क्या कहलाते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और आपके जो भी अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व, ये भी आपका जो है अंतस्थ जो भी व्यंजन है, ये आपका अल्पप्राण व्यंजन है। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो क, ख, ग, घ। देखो ख और घ में क्या है, देखो अगर आप प्रोनाउंस करते हैं, ख आप प्रोनाउंस करते हैं, घ आप प्रोनाउंस करते हैं, देखिए क, ख, ग, घ, ng। तो ख और घ में कितना जो है हम ज़्यादा सांस ले रहे हैं, ज़्यादा हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो पहला, तीसरा, पांचवा देखो प्रोनाउंस करके देखो, क, ख, ग, घ,
अंग। तो क और ग और अंग में जो है थोड़ी सी हवा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख से कम हवा इस्तेमाल होती है इन व्यंजनों के उच्चारण स्थान में, उच्चारण करने में। तो इसलिए हर वर्ग का जो पहला है, तीसरा है और पांचवा वर्ण है, ये आपका अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, तो क ग अंग, तो दूसरा चवर्ग वर्ग में च ज अंग य, ट ड ण त द न प ब म, ये आपका जो है अल्प प्राण व्यंजन है। इसके साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, ये भी आपका जो है अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगा। दूसरा हम बात करते हैं महाप्राण व्यंजन। देखिए क्वेश्चन आता है इनमें से, जैसे लिख के दे दिया जाएगा ख क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है या महाप्राण व्यंजन है, तो आपको पता होना चाहिए। आप देखिए रट्टा नहीं मारोगे, यहाँ पर आप खुद प्रोनाउंस करके देखो, ख ख, तो देखिए ज़्यादा सांस जो है मुंह से निकल रही है, तो इसलिए हम इसको जो है महाप्राण की श्रेणी में रखेंगे। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा जो व्यंजन है वो आपका महाप्राण होगा, और साथ ही साथ ऊष्म जो व्यंजन है, ठीक है, ये भी आपका जो है महाप्राण होगा। जैसे श है, श है, स है, ह है, ये आपका जो है महाप्राण कहलाएगा। तो जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, जैसे ख है, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, प्रोनाउंस करने में भी आपका जो है ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये आपके महाप्राण व्यंजन है। साथ ही साथ जो आपके ऊष्म व्यंजन है, ये भी आपके जो है महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से आपने अभी देखा अल्प प्राण व्यंजन कौन सा कहलाता है और महाप्राण व्यंजन कौन सा कहलाता है, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवनिर्मित ध्वनियाँ या फिर विदेश से आगत ध्वनियाँ, गृहीत ध्वनियाँ, कि जो नई निर्माण जिन ध्वनियों का हुआ है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरबी फारसी ध्वनियाँ या फिर आगत व्यंजन भी हम इसको कहते हैं। जैसे हमने जहाज़ लिखना है, जहाज़, हम इसको जहाज़ पढ़ते हैं, तो इसको हम ज पढ़ रहे हैं, इस वाले ज को हम ज पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम नुक्ता लगा रहे हैं, तो ये जो है अरबी फारसी ध्वनियाँ है। तो उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे हम जो है नुक्ता चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये लिखा है हमने चीज़, लेकिन चीज़ नहीं होता, क्या होता है चीज़, कोई भी चीज़ यहाँ पर पड़ी है, तो ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो नुक्ता चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं इन ध्वनियों के उच्चारण स्थान में, तो इन्हें हम जो है आगत व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी ध्वनियाँ। कुछ एक जैसे कॉलेज है, कॉलेज को हम कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से हम लिखते हैं, चंद्र बिंदु या अंग नहीं लगाते हैं, तो इस तरह से जो है आपके ये अंग्रेजी ध्वनि या आगत स्वर कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ये भी एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, द्वित्व व्यंजन क्या है। तो जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली हमने लिखा है, तो दिल्ली में ल जो है पहले छोटा ल है, आधा ल है, फिर आपका पूरा ल है, तो इस प्रकार से ये जो व्यंजन है ये आपका द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, स्वर आपके पास 11 है, जिसमें कि अ आ। देखिए पहले हम बात करते हैं अ आ, तो ये जो अ आ है ये आपका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है, तो इसका आपको जो है कंठ्य करना है, कंठ से होता है। ई तालु, उ ओष्ठ, देखो होंठों से आती है आवाज़। री क्या है, मूर्धन्य से होता है। ए ऐ आपका कंठ तालु से होता है। ओ औ आपका कंठोष्ठ से होता है। कंठ प्लस ओष्ठ दोनों मिलकर जो है आपके ओ और औ उच्चारण स्थान का निर्माण करते हैं। आगे समझते हैं इसको डिटेल में कि किस तरह से मैंने जो है इसे लर्न किया है, तो मैं इसको जो है आपको अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर उच्चारण स्थान तालिका है, इसे हम समझते हैं। देखिए वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखिए ये बात करते हैं कि कौन कौन सा आपका उच्चारण वर्ग है। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है, सबसे पहला आता है आपका कंठ। ठीक है, कंठ आता है, पहले हमने ये याद रखना है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इस तरह से पहले हमने सीक्वेंस में इसको याद रखना है। कंठ सबसे पहला आता है, फिर उसके बाद तालु आता है, फिर मूर्धन्य आता है। देखो मूर्धन्य क्या होता है, देखिए कंठ आ रहा है, फिर तालु आ रहा है, फिर मूर्धन्य क्या होता है, जब देखो हम जो है तालु कौन सी जगह होती है, जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो आपका तालु होता है। मूर्धन्य क्या है, जब जीभ मुड़कर आपके तालु को टच करती है, ये आपका मूर्धन्य होता है। ठीक है, आगे समझेंगे वर्ण का उच्चारण जब हम करेंगे तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो बस सबसे पहले आपने देखना है कंठ आता है, फिर उसके बाद तालु आता है, उसके बाद मूर्धन्य आता है, फिर दांत आते हैं आपके, दंते आता है, फिर आपका ओष्ठ आता है। बस यहाँ तक पहले समझिए। तो उसके बाद हम देखेंगे स्वर। तो कंठ वर्ग में आपका स्वर कौन सा आता है, अ आ, ये आपका जो है कंठ वर्ग में स्वर आते हैं। व्यंजन की बात करें तो कंठ में आपका क्वर्ग वर्ग आता है। ठीक है, तो क्वर्ग वर्ग के जितने भी वर्ण है, क ख ग घ अंग, ये आपका सारा जो है आपके कंठ का उच्चारण स्थान है, मतलब ये सारे वर्ण जो है कंठ से उच्चारित होते हैं। क्वर्ग वर्ग जितना भी है, क ख ग घ अंग, और स्वर में आपका अ आ है, ये आपका कंठ से उच्चारित वर्ण है। और साथ ही साथ आपने ये याद रखना है, ह
ह भी क्या है आपका, ह का उच्चारण स्थान क्या है आपका, कंठ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तालु। अब तालु से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? ठीक है, स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर इसमें जो है ई है। ठीक है, ई है। च्वर्ग वर्ग जितना भी है च छ ज झ य, ये भी आपका जो है तालु से उच्चारित वर्ण है। और साथ ही साथ यश, यश आपने याद रखना है, य और श। ठीक है, यश आपने याद रखना है। तो मैंने तो इस तरह से याद रखा है, यश रश लस, ऐसे याद रखा है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, य र ल, नीचे भी याद रख सकते हो, जैसे श श स, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, कंठ में आपने कौन सा देखा, क्वर्ग वर्ग देखा। तालु में आपने कौन सा देखा, च्वर्ग वर्ग देखा। मूर्धन्य क्या है? तालु तो आपने देखा जैसे आप च प्रोनाउंस करो, च छ ज, जीभ जो है टच हो रही है, ऊपर टच हो रही है, तो ये आपका तालु है। लेकिन मूर्धन्य में क्या होता है, जैसे ट बोलो, ट जब हम बोल रहे हैं तो जीभ ऊपर टच हो रही है, लेकिन मुड़कर जो है जीभ ऊपर टच हो रही है, ट ठ ड, देखो मुड़कर जो है जीभ ऊपर को टच हो रही है, ये आपका मूर्धन्य होता है। तो क्वर्ग आपने देख लिया, क्वर्ग वर्ग कंठ से होता है, च्वर्ग वर्ग तालु से होता है, ट्वर्ग वर्ग आपका जो है मूर्धन्य से होता है। अगर हम स्वर की बात करें, अ आ कंठ से होती है, ई तालु से होती है, री आपका मूर्धन्य से होता है, दंत से आपका कोई भी स्वर नहीं होता है। व्यंजन की बात करें तो त्वर्ग वर्ग देखो, त थ द ध न, दांत आपका टच हो रहा है, इसलिए आपका जो त्वर्ग वर्ग है ये आपका दंत से उच्चारित होता है। और साथ ही साथ ल और स भी देखो आपका दंत से ही उच्चारित होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहला आपका कंठ से आपका ह होता है, उसके बाद तालु में आपका यश होता है, मूर्धन्य में रश होता है, दंत में आपका लस होता है। तो मैंने तो इस तरह से याद किया है, लश रश लस, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। देखिए, ये एक्सेप्शन होती है, ये आपको याद रखना है। इसको तो आप रट लोगे कि क्वर्ग वर्ग आपका कंठ से है, च्वर्ग आपका तालु से है, ट्वर्ग आपका मूर्धन्य से है, त्वर्ग आपका दंत से है। लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो आपका इस साइड वाला पोर्शन आता है, तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, दंत में आपका कोई स्वर नहीं है। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में अगर हम स्वर की बात करते हैं तो ऊ और ऊ जो होता है आपका, ये आपका ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। और पुवर्ग वर्ग जो आपका प फ ब भ म है, ये भी आपका होंठों से उच्चारित होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ए ऐ ये आपके कंठ और तालु दोनों से मिलकर उच्चारित होते हैं, इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है ये आपका कंठ तालवे है, कंठ और तालु दोनों है। उसके बाद ओ औ जो होता है, कंठ और ओष्ठ दोनों इसका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इसको कंठोष्ठ्य बोलेंगे। दंतोष्ठ्य, दांत प्लस ओष्ठ जो होता है, व और फ, दो ऐसे व्यंजन है, दो ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान दांत प्लस ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान जो होगा दंतोष्ठ्य होगा। उसके बाद जो अनुनासिक होते हैं, जो पंचमाक्षर होते हैं, ण य ण न म, और जो योग वह व्यंजन होते हैं, ये आपका उच्चारण स्थान इनका जो है नासिके से होता है। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि उच्चारण स्थान क्या है, किन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने बात किया स्वर क्या है, कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, व्यंजनों के भी आगे भेद देखें, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं, 52 अगर कुल व्यंजन है तो उसमें अयोग वाहक कितने व्यंजन है, अंतस्थ कौन से है, जो है ऊष्म व्यंजन कौन से है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से है। इस टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।